जब दुश्मन बाहर होता है तो दीवारें और भी मजबूत बनती हैं, लेकिन जब दरारें घर के भीतर पड़ने लगें तो वही दीवारें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। क्या अब यूरोपीय यूनियन के भीतर ऐसी ही दरारें उभर रही हैं? क्या जर्मनी और अन्य शक्तिशाली देश एक ऐसे नए रास्ते पर बढ़ने को तैयार है जो पूरे यूरोप की दिशा और दशा को बदल सकता है? अगर आप मानते हैं कि यूरोप अब भी एकजुट है, तो ये वीडियो आपकी सोच को झकझोर सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस रिश्ते ने यूरोप को फिर से खड़ा किया था, खासकर अमेरिका और जर्मनी के बीच बना वो गहरा और रणनीतिक सहयोग, क्या आज वही रिश्ता डगमगाने लगा है? मार्शल प्लान के जरिए अमेरिका ने जर्मनी को दोबारा खड़ा होने में मदद की। नेटो की छाव में यूरोप को सुरक्षा मिली और एक साझा लोकतांत्रिक सपना बुना गया। लेकिन अब समय बदल गया है। वो पुरानी दोस्ती अब सवालों के घेरे में है। 29 अप्रैल को स्पेन के वेलेंसिया में आयोजित यूरोपीय पीपल्स पार्टी की कांग्रेस में जर्मनी के भावी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बयान ने यूरोपीय राजनीति में हलचल मचा दी। मर्ज ने स्पष्ट कहा कि अब समय आ गया है जब यूरोप को दूसरों पर निर्भर रहना बंद करना होगा। अपनी विदेश नीति खुद तय करनी होगी, सुरक्षा के निर्णय खुद लेने होंगे और तकनीक से लेकर व्यापार तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। भले ही उन्होंने अमेरिका का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनका संकेत स्पष्ट था। यूरोप अब अपनी दिशा खुद तय करना चाहता है। मर्ज ने यूरोपीय संघ की धीमी और जटिल नौकरशाही की भी तीखी आलोचना की। उनका कहना था कि आम यूरोपीय नागरिक खुद को ब्रुसेल्स के फैसलों से कटा हुआ महसूस करता है। बोतल के ढक्कन से लेकर कार की मरम्मत तक इतने नियम कायदे हैं कि लोग ईयू से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विज्ञान, अनुसंधान और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अब यूरोप को खुद नेतृत्व करना होगा। यूक्रेन युद्ध पर भी मर्ज का रुख साफ था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को समर्थन देना केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यूरोप की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। हालांकि यूक्रेन को सैन्य समर्थन देने के मुद्दे पर पूरे यूरोप में एकमत नहीं है। कई देश अब इस लगातार सहयोग से थकने लगे हैं। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है, क्या यूरोपीय एकता इस निर्णायक मोड़ पर टिक पाएगी? दिलचस्प बात यह है कि बदलाव की यह सोच केवल फ्रेडरिक मर्ज तक सीमित नहीं है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और ग्रीस के प्रधानमंत्री जैसे अन्य प्रमुख नेता भी अब खुलकर कहने लगे हैं कि अमेरिका के साथ रिश्ता सहयोग पर आधारित होना चाहिए, निर्भरता पर नहीं। ये एक नई सोच का संकेत है जो यूरोप के भीतर तेजी से उभर रही है। एक ऐसी सोच जो सुरक्षा, तकनीक और विदेश नीति के मामलों में आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। ये केवल अमेरिका से दूरी बनाने की बात नहीं है, बल्कि यूरोप अपने भविष्य को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में बढ़ रहा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने भी इस विचार को बल देते हुए कहा कि अब यूरोप को अमेरिका से बराबरी के स्तर पर संवाद करना चाहिए, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ। इतिहास पर नजर डालें तो 1945 में जर्मनी की हार के बाद देश पूरी तरह तबाह हो गया था। इसके पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उठाई। 1948 में शुरू हुए मार्शल प्लान ने न केवल जर्मनी की अर्थव्यवस्था को संभाला, बल्कि यूरोप में कम्युनिज्म के फैलाव को भी रोका। 1955 में जर्मनी नाटो का हिस्सा बना और अमेरिका ने वहां अपने सैन्य अड्डे स्थापित किए। बर्लिन एयरलिफ्ट और 1961 का बर्लिन संकट अमेरिका की सुरक्षा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। 1950 और 60 के दशक में जर्मनी ने अमेरिकी सहयोग से तेज आर्थिक विकास किया। जर्मन कारें, मशीनें और रसायन अमेरिकी बाजारों में छा गए और अमेरिकी कंपनियों ने भी जर्मनी में बड़े पैमाने पर निवेश किया। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी और 1990 में दोनों जर्मन हिस्सों का एकीकरण हुआ, जिसमें अमेरिका ने निर्णायक भूमिका निभाई। उस समय राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर थे, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि एकीकृत जर्मनी नाटो और यूरोपीय समुदाय का हिस्सा बना रहे। 1990 और 2000 के दशक में भी अमेरिका
और जर्मनी के रिश्ते मजबूत बने रहे। दोनों देशों ने मिलकर नाटो के विस्तार, बाल्कन क्षेत्र की स्थिरता और हथियार नियंत्रण जैसे कई अहम मुद्दों पर साथ काम किया। हाल के वर्षों में इराक युद्ध, ट्रंप की नीतियों और बदलते वैश्विक परिदृश्य के चलते अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में खिंचाव आने लगा है। जैसे जैसे यूरोप में अमेरिका को लेकर मतभेद गहराते गए, वैसे ही रूस को लेकर भी यूरोपीय देशों के बीच गंभीर असहमति सामने आई है। जहां एक और बाल्टिक देशों और पोलैंड जैसे देश रूस को एक बड़ा खतरा मानते हैं, वहीं इटली और फ्रांस जैसे राष्ट्र उससे संवाद और समझौते की नीति अपनाते नजर आते हैं। यह स्पष्ट करता है कि यूरोप के भीतर रूस को लेकर सोच और रणनीतियां काफी भिन्न हैं। पूर्वी यूरोप में स्लोवाकिया, बुल्गारिया और हंगरी जैसे देश इस विभाजन में खासतौर पर उभर कर सामने आए हैं। पिछले एक साल में इन देशों ने रूस के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया है, जो बाकी यूरोपीय देशों से मेल नहीं खाता। बुल्गारिया और हंगरी ही ऐसे दो नाटो और ईयू सदस्य देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को हथियार देने से साफ इनकार कर दिया, ये मानते हुए कि इससे वे खुद संघर्ष में उलझ सकते हैं। हालांकि बुल्गारिया की पिछली सरकार ने गोपनीय रूप से यूक्रेन को गोला बारूद और ईंधन की आपूर्ति की थी, लेकिन ये जानकारी आम जनता से छिपाकर रखी गई। दूसरी ओर स्लोवाकिया ने खुलकर यूक्रेन को भारी हथियार दिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे अपनी जीडीपी के हिसाब से सबसे बड़ा योगदान बताया। परंतु जब बात आर्थिक प्रतिबंधों की आई, तो स्लोवाकिया ने हंगरी के साथ मिलकर यूरोपीय संघ से रूस के तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों से छूट की मांग की। ये घटनाएं साफ तौर पर दिखाती हैं कि यूरोप में खासकर यूक्रेन युद्ध और रूस से निपटने की रणनीतियों को लेकर गहरे मतभेद मौजूद हैं, और यही मतभेद ईयू की एकता को सबसे बड़ी चुनौती दे रहे हैं। जहां एक ओर कुछ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया है, वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो रूस के प्रति सहानुभूति जताने से नहीं हिचकते। ये स्थिति यूरोप की रूस के खिलाफ एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उदाहरण के तौर पर इटली में कुछ राजनीतिक दल मानते हैं कि रूस के साथ समझौता करना जरूरी है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन पहले ही कह चुके हैं कि रूस के साथ दीर्घकालिक सहयोग की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया जैसे देश रूस को एक बड़ा खतरा मानते हैं और लगातार यूरोपीय संघ से रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। इस तरह के विरोधाभासी दृष्टिकोण ये दर्शाते हैं कि यूरोप के भीतर रूस को लेकर गहरी राजनीतिक दरारें मौजूद हैं। कुछ देश जहां कूटनीति और समझौते का रास्ता अपनाना चाहते हैं, वहीं कुछ इसे यूरोपीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानते हैं। इन मतभेदों की पृष्ठभूमि में एक बात साफ है, चाहे बात अमेरिका के साथ रिश्तों की हो या रूस के खिलाफ नीति तय करने की, यूरोप अब पहले जैसा एकमत नहीं रहा। हर देश की अपनी रणनीति, अपनी राजनीति और अपने हित है, जो यूरोपीय संघ की एकता को कमजोर कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यूरोप भविष्य में एकजुट रह पाएगा, या फिर ये अंदरूनी मतभेद धीरे धीरे यूरोपीय संघ को भीतर से खोखला कर देंगे? इसका जवाब तो समय ही देगा, लेकिन मौजूदा संकेतों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनौती बेहद गंभीर है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।